morning to all of you. मॉर्निंग सर बेटा कल वाली एक्सरसाइज निकाल ली होगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, सेकंड और थर्ड दोनों। अगला टॉपिक ले रहा हूँ मैं, एंगल बिटवीन द टू लाइंस। कोई भी दो लाइन है, अगर उनके बीच का एंगल हमें निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल प्रोसीड। चलो चलते हैं आगे। एंगल बिटवीन द टू लाइंस। कोई भी दो लाइन है, उनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, क्या हमारे पास मैकेनिज्म रहेगा। दो लाइन हमारे पास दी हुई है, सपोज एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है। एक लाइन है L1, दूसरी लाइन L2। जस्ट सिंपली इनको नाम दे दिया मैंने L1 और L2। इनकी इक्वेशन होगी। इससे अगला जो टॉपिक है उसमें हम इक्वेशन निकालना सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म्स में। फर्स्ट जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल θ1 बना रही है सपोज। सेकंड जो लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल θ2 बना रही है। दोनों लाइनों के बीच में हमेशा आपको दो एंगल मिलेंगे। एक तो ये एंगल है दोनों लाइनों के बीच का, और एक ये एंगल है दोनों लाइनों के बीच का। इधर एंगल θ है तो इधर एंगल π - θ मिलेगा। दो लाइन एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर नहीं है, देयर विल बी ऑलवेज टू एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस। वन विल बी एक्यूट एंड अदर विल बी ऑब्टूज। अगर आपके पास दो लाइन दी हुई हैं जो परपेंडिकुलर नहीं है, बेटा बनाए हुए एंगल का टेंजेंट निकालते समय आपको अच्छी तरह पता है 90 डिग्री जो है 90, उसका टेंजेंट डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब जो मैं फॉर्मूला यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ उसमें दोनों लाइन नॉन वर्टिकल, θ1 और θ2 दोनों में से कोई भी 90 नहीं होना चाहिए, और दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी नहीं है। θ1 90 हुआ तो इस लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होगा tan θ1। θ2 90 है तो tan θ2 डिफाइन नहीं होगा, सेकंड लाइन का स्लोप डिफाइन नहीं होगा। और θ अगर 90 हुआ तो दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट tan θ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे θ निकालना है। θ हम कैसे निकालेंगे, θ प्लस θ2 इक्वल टू θ1 होगा। पढ़ा होगा आपने कि ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर जो एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू वन एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर एंगल यहाँ पर है, थर्ड वर्टेक्स के साथ जो एक्सटीरियर एंगल है उसके इक्वल होगा इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम। आई थिंक ये रिजल्ट आप सबको पता होगा, 9th या 10th लाइन एंड एंगल वाले टॉपिक का आता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। θ की वैल्यू यहाँ से आ गई, θ1 माइनस θ, ये θ2 पर लेकर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल निकालना है
अब जब आपको लाइन दी हुई है तो हो सकता है उन लाइनों का स्लोप दिया हुआ हो आपको। M1 and M2 be the slope of line L1 and L2। L1 जो लाइन है उसका स्लोप मैंने M1 ले लिया, L2 जो लाइन उसका स्लोप मैंने M2 ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो tan थीटा 1 है वो तो M1 है और tan थीटा 2 जो है वो M2। डायरेक्ट एंगल नहीं निकाल सकते, इस एंगल के लिए किसी टी रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। मैं दोनों साइड्स का टेंजेंट ले रहा हूँ यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। फॉर्मूला आपके पास है tan x माइनस वाई का फॉर्मूला, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। इट विल बी tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। tan थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से m1, tan थीटा 2 m2 पुट कर दो यहाँ पर। tan थीटा जो आया वो आपके पास आएगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। एक एंगल। अब यहाँ आप m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दोगे। m1 और m2 की वैल्यू पुट करने के बाद जो ये वैल्यू आएगी वो दोनों लाइनों के बीच के एंगल का टेंजेंट होगा। अगर दोनों लाइनों के बीच का एंगल 45 है तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। m1 और m2 की वैल्यू पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। दोनों लाइनों के बीच का एंगल अगर π/6 है तो m1 और m2 की वैल्यू पुट करने के बाद आपको इसकी वैल्यू 1/√3 मिलेगी। ठीक है, दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा भी है, एंगल π-थीटा भी है। एंगल थीटा भी है और एंगल π-थीटा भी है। आपको पता है tan π-थीटा, tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan नेगेटिव होता है, ये माइनस tan थीटा हो गया, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। यानी कि इस एंगल को मैं थीटा लेता हूँ तो इधर बड़ा π-थीटा हो जाएगा, फिर दोबारा सेम रिजल्ट अप्लाई हो जाएगा। तो वहाँ से आपके पास बिल्कुल यही रिजल्ट मैं अप्लाई करूँगा तो tan इस थीटा को रिप्लेस करूँगा बस π-थीटा से। तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी माइनस tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ये नेगेटिव इधर आ जाएगा सारे के साथ। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये दोनों जो वैल्यूज हैं tan थीटा की वो एक दूसरे की नेगेटिव है, एक दूसरे की नेगेटिव। मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में थीटा और π-थीटा दोनों में से एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा। जो एंगल एक्यूट है, एक्यूट, उसका टेंजेंट पॉजिटिव आएगा और जो एंगल ऑब्ट्यूज है उसका टेंजेंट नेगेटिव आएगा। तो लास्ट में इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। tan थीटा की वैल्यू या तो इसके इक्वल या इसके नेगेटिव की इक्वल। आपको अच्छी तरह पता है मोड x या तो x के इक्वल होता है या माइनस x के इक्वल होता है। मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और कंबाइन करके यहाँ क्या लिख दिया, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ऐसा क्यों किया? अभी मैं आपको बता रहा था, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो दोनों लाइनों के बीच में एक एंगल एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज मिलेगा। जो एक्यूट है उसके टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो ऑब्ट्यूज है उसके टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज, कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज है, उसके चक्कर में पढ़ने की बजाय मैंने सीधा इसका मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस हटाऊंगा, मोड हटेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसी की इक्वल आ जाएगा।
और अगर अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो मोड हट के बाहर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। मॉडुलस लेने से क्या बेनिफिट हुआ, इस रिलेशन से जो एंगल थीटा निकल के आएगा वो हमेशा एक्यूट एंगल निकल के आएगा इस रिलेशन की हेल्प से, क्योंकि अंदर वाली टर्म चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका जो मॉडुलस ले लिया वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मॉडुलस लेने का मकसद और मतलब केवल और केवल इतना है कि इस रिलेशन की हेल्प से दो लाइनों के बीच का केवल एक्यूट एंगल निकलेगा। एक्यूट एंगल, जब एक एंगल निकल गया तो उसको 180 में से माइनस कर देना, दूसरा एंगल आ जाएगा। देयर विल बी ऑलवेज टू एंगल बिटवीन द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उन दोनों के बीच में हमेशा आपको दो एंगल मिलेंगे। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो एक एक्यूट और दूसरा ऑब्टूज। तो जब आप टेन थीटा की ये वैल्यू लेके उसका मॉडुलस ले रहे हैं, इसका मतलब मैं उन दोनों लाइनों के बीच का एक्यूट एंगल निकाल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का सम 180 है। एक्यूट एंगल निकल गया, उसको 180 में से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल आ जाएगा लाइनों के बीच का। तो जब दो लाइनों के बीच का एक एंगल निकल जाए तो दूसरे को फॉर्मूले से निकालने की बजाय सीधा 180 में से क्या कर देना, माइनस, तो आपके पास दूसरा एंगल होगा। तो बेटा ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। इस फॉर्मूले में क्या क्या यूज हो रहा है, दो लाइनों के बीच का एंगल, पहली लाइन का स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप, यानी कि टोटल 3 टर्म है। लाइनों के बीच का एंगल, पहली लाइन का स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप, इन 3 टर्म्स में से कोई भी दो आपको दे देगा, कोई भी दो। हम तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर स्लोप दिया हुआ है m1 और m2 तो थीटा निकल जाएगा, थीटा के साथ m1 दिया हुआ है m2 निकल जाएगा, थीटा के साथ m2 दिया हुआ है m1 निकल जाएगा। इस फॉर्मूले में टोटल 3 टर्म यूज हो रही हैं। इन 3 में से कोई भी दो आपको दी हुई हो, 3 टर्म का मतलब एक m1, एक m2 और एक थीटा, कोई भी दो आपको दी हुई है तो तीसरा हम आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से रिजल्ट जो कल मैंने ड्राइव कर दिया था कि पैरेलल जो लाइन्स हैं उनका स्लोप सेम होता है, परपेंडिकुलर लाइन्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, वो यहाँ से आप फिर दोबारा प्रूव कर सकते हो। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंगल थीटा बिटवीन देम विल बी 0। इस फॉर्मूले में मैं थीटा को 0 रख दूंगा, tan 0 की वैल्यू 0, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब इसका नंबरेटर 0 आ जाए। m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 एम्प्लाइज m1 इक्वल टू m2। और यही बात शायद मैंने आपको कल बताई थी कि दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उन दोनों का जो स्लोप है वो कैसा होगा, सेम। दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है तो उनका स्लोप कैसा होगा, सेम। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। इस फॉर्मूले में थीटा को 90 पुट करूंगा, आपको अच्छी तरह पता है tan 90 इन्फिनिटी होता है, डिफाइन नहीं होता। m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये राइट हैंड साइड नॉट डिफाइंड, राइट हैंड साइड अनडिफाइंड फॉर्म में कब जाएगी, जब इसका डिनोमिनेटर 0, और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब m1 m2 की वैल्यू -1 है। यही मैंने कल आपको बताया था कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, -। ये बातें हम आपको बता चुके हैं। लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम, लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। एक इसमें और कॉन्सेप्ट आएगा, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। दो मेथड में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए। एक था एरिया ऑफ ट्राइंगल
एक था सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, दो मेथड। यहाँ स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके भी हम दो लाइंस, इसके अंदर तीन जो पॉइंट्स हैं उनको कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके भी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव किया जा सकता है। कैसे, वो देख लेंगे बात। Using the concept of slope, check or prove the given 3 points are collinear. Check the points A, coordinate x1 y1, B, coordinate x2 y2, C, coordinate x3 y3 are collinear or not. सबसे पहले आपको ये पता हो कि पॉइंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है। वो पॉइंट एक ही लाइन में, तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर हैं, एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। आगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला आएगा, उसकी हेल्प से भी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आ गया। छोटी क्लासेस में आपने शायद डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, AB प्लस BC इक्वल टू AC। तीन पॉइंट्स की हेल्प से आप पेयर वाइज दो दो पॉइंट लेकर डिस्टेंस निकाल दो, AB, BC और AC। अगर किन्हीं दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के इक्वल आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। AB और BC का सम अगर AC के इक्वल है तो उस केस में पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। यानी कि 3-4 मेथड आपके पास आ गए। अब स्लोप का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करके हम पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। बेटा ए और बी से पास होने वाली लाइन है एपी लाइन। लाइन का मतलब लिमिटेड सेगमेंट नहीं होता, मैंने कल भी बता दिया था। अनलिमिटेड सेगमेंट, कोई डायरेक्शन नहीं होती लाइन की, कोई डायरेक्शन नहीं है। और दूसरा आपके पास एसी। इन तीन पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप ऑफ एबी और स्लोप ऑफ बीसी ले लो या स्लोप ऑफ एसी ले लो। एक तो ये सिचुएशन है और एक मेरे पास ये सिचुएशन हो ए बी सी और डी। हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। ए बी ए सी के भी पैरेलल है, ए बी बी सी के भी पैरेलल है। यहाँ लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। अभी हम बात कर रहे थे कि दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होगा। वही बात मैंने यहाँ लिखी, ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है। ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप, ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप इक्वल होगा क्योंकि ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ केवल स्लोप इक्वल होना सफिशिएंट नहीं है पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के लिए। यहाँ तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ए और बी अलग लाइन के लोग हैं, सी और डी अलग के लोग हैं। तो इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ऐसी दो लाइन, मैंने एक तरफ का है ए बी, एक तरफ का है ए सी। ए पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है। ऐसी दो लाइन जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, ए बी और बी सी कह सकते हो, बी पॉइंट कॉमन आ जाएगा। ऐसी दो लाइन जिनमें एक पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट, और वो एक दूसरे के पैरेलल है। मैंने निकाला ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप। तो ए बी तो चलो आपके पास ये हो गया। क्या ए सी लाइन
ये हो सकती है। ए बी ठीक है, ए बी का स्लोप निकाल लिया, ए सी का स्लोप निकाला, दोनों इक्वल है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि क्या ए बी लाइन तो ये हो और ए सी लाइन ये हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ए जो पॉइंट है वो दो जगह नहीं जा सकता। ए पॉइंट तो अपने आप में यूनिक है, उसके कोऑर्डिनेट भी फिक्स हैं, वो तो दो जगह नहीं जा सकता, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। ऐसी दो लाइन जिनका स्लोप सेम हो और एक पॉइंट उनमें कॉमन हो, स्लोप सेम और एक पॉइंट कॉमन, उन दोनों लाइनों को बढ़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे आपको एक ही लाइन में मिलेंगे। ए बी और सी डी में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। ये नहीं कह रहा मैं 100% ऐसा होगा, हो सकता है सी और डी यहीं पर हो। इस केस में भी ए बी और सी डी का स्लोप इक्वल मिलेगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि ए बी और सी डी ये चारों के चार पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे। हो सकता है ए बी लाइन ये हो और सी डी लाइन कोई दूसरी लाइन हो जिसके पैरेलल हो, क्योंकि ए और बी में सी और डी चार जो पॉइंट्स हैं, तो पहली लाइन के लिए मैंने पॉइंट ए और बी यूज़ किए, दूसरी लाइन के लिए मैंने सी और डी यूज़ किए, कॉमन कुछ भी नहीं है इनमें। यहाँ पॉइंट आपके पास ए और बी थे, यहाँ सी और डी। दो लाइंस का स्लोप सेम है और अगर उनमें एक पॉइंट कॉमन तो दिया हुआ है तो श्योरिटी है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। दो लाइंस का स्लोप सेम है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है उन लाइंस को बढ़ने वाले जो पॉइंट्स हैं या वो पॉइंट्स जिनसे वो लाइन पास हो रही हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन के ऊपर प्रेस हैं। तो ये इसके अंदर मेन तो इसमें एंगल वाला कॉन्सेप्ट था कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। और दूसरी तरफ अगर आपके पास दो लाइनों का स्लोप दिया हुआ है तो मैं उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। इसके बाद आप चलें अपनी एक्सरसाइज में। फोर्थ एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ एक्सरसाइज इसमें बस इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन है जो tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2। स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको 4 पॉइंट्स को पैरेललोग्राम के वर्टेक्स प्रूव करना है, तो क्या करेंगे वो सारा इसके अंदर आएगा। पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास क्या होता है, अपोजिट जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। 10.4 एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3 and -5 1 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, दो पार्ट्स हैं। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया 2 - 3 और दूसरे पॉइंट को मैंने बी कह दिया, वो हमारे पास है -5 1। लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट सी 7 - 1 एंड D 0 3 फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 7 - 4 5 0 -2 4 5 एंड 0 -2। बेटा एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट बना रखे हैं। एक केस में क्या कह रहा है कि ए और बी को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है वो लाइन इस सी डी लाइन के पैरेलल है। दो लाइन पैरेलल कब होती है मुझे पता है, जब उनका स्लोप सेम हो। इसका मतलब एक तरफ तो मैं ए बी का स्लोप निकालूंगा, एक तरफ मैं सी डी का स्लोप निकालूंगा। अगर ये स्लोप इक्वल आ जाते हैं दोनों, तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। ए बी का स्लोप निकालूंगा, फिर उसके बाद ये लाइन, अगर इनको नया नाम देना चाहो ई और एफ। ए बी का स्लोप निकाला, ई एफ का स्लोप निकाला, इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है तो
तो हम कह देंगे दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हमारे पास है ही, जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है उस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन ए बी पासिंग थ्रू ए एंड बी, y2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 3 4 अपॉन में -5 -2 -7 -4/7 आ गया। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड डी, यहाँ से ये x1 y1 ये x2 y2 x2 y2 माइनस y1 3 माइनस -1 अपॉन में 0 -7 4 नीचे -7। लाइन ए बी का स्लोप भी -4/7, लाइन सी डी का स्लोप भी -4/7। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। ए बी को ई एफ के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ए बी का स्लोप तो हमने निकाल ही रखा है -4/7, ई एफ का स्लोप और निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ई एफ, जो लाइन ई और एफ से पास हो रही है उसका स्लोप y2 माइनस y1 -2 -5 अपॉन में 0 -4, ऊपर -7 आ गया नीचे -4 आ गया, कैंसिल। लाइन ए बी का स्लोप -4/7 था, लाइन ई एफ का स्लोप 7/4 है, दोनों का प्रोडक्ट एच स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ई एफ। ए बी का स्लोप है -4/7, ई एफ का स्लोप है 7/4, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -1 आ गया। ए बी और ई एफ जो दो लाइन है इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। कौन से दो लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है? जो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए बी सी डी के पैरेलल है और ए बी जो है वो ई एफ के परपेंडिकुलर। सेकंड जो क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपसे ये कह रहा है स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट, प्रत्येक पार्ट में आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहले 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आ रही है, लास्ट के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन आई उसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नाइदर। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 लाइन हमेशा पैरेलल ही होंगी, हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगी। लाइन ऐसी भी मिल सकती है जो ना पैरेलल और ना परपेंडिकुलर हो। तो दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल नहीं आया, दोनों लाइनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं आया, तो हम कहेंगे लाइन आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ना पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। एक पार्ट इसमें आप सिर्फ एक पार्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? स्टेट वेदर द लाइन पासिंग थ्रू 2 -5 एंड -2 5। एक तो लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है एंड दूसरी जो लाइन वो पास हो रही है 6 3 एंड 1 1। मैंने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ए और बी, इन पॉइंट्स को नाम दे दिया सी और डी। 4 पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, लास्ट के 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। आपको बताना है ये लाइंस का जो पेयर है, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन का पेयर आ गया, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ ए बी 5 -5 अपॉन में -2 -2 10/-4 -5/2 -5/2 y2 माइनस y1 5 माइनस में -5 प्लस 10 -2 -4। स्लोप ऑफ लाइन सी डी, स्लोप ऑफ लाइन सी डी
1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 6 माइनस 5 कैंसिल। लाइन ए बी का स्लोप -5/2, लाइन सी डी का स्लोप 2/5, दोनों का प्रोडक्ट -5/2 इंटू 2/5 इक्वल टू -1, देयरफॉर द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी प्रकार बाकी पार्ट में छोड़ रहा हूँ, आप खुद निकालेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, उसमें किसी एक कोऑर्डिनेट में अननोन दिया हुआ है, अननोन, आपसे उस अननोन की वैल्यू पूछी है, सो दैट द लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। पहले 2 पॉइंट्स को ए और बी कह देना, लास्ट के 2 पॉइंट्स को सी और डी कह देना। ए और बी से पास होने वाली लाइन सी और डी से पास होने वाली लाइन के पैरेलल है, इसलिए उनका स्लोप सेम होगा। उस केस में अगले में कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन? x 9 2 7 लाइन पासिंग थ्रू this and this is parallel to the line passing through 2 minus 2 6 4, 2 minus 2 6 4। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के पैरेलल है। इन पॉइंट्स को आप अपनी मर्जी से नाम दे दोगे, ए और बी कह दिया, इसको मैंने सी और डी कह दिया। देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी बी। 7 minus 9 minus 2, 2 minus x इक्वल टू 4 minus -2 6 अपॉन में 6 minus 2 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x की वैल्यू निकाल आंसर आ गया। अगर यहाँ पर पैरेलल की बजाय होता परपेंडिकुलर, लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस, तो हम क्या करते? स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू -1। यहाँ इक्वल टू की बजाय बीच में क्या जाता? मल्टीप्लाई, और ये इक्वल टू क्या होता था? नंबरेटर नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाता -12 और नीचे आ जाता 4 इंटू 2 -6 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू। 4 5 एक जैसे हैं, थर्ड 4 और 5 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स दिए गए हैं उसमें कह रहा है यूजिंग स्लोप्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स, तो कौन से 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, स्लोप की हेल्प से डिसाइड करो। एक बात और बता देता हूँ, सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे हो और वहाँ क्वेश्चन में लिख दिया स्पष्ट यूजिंग स्लोप, और आपने स्लोप यूज नहीं किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज किया या सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, 1 अंक नहीं मिलेगा। कभी फिर बाद में ये कहो कि सर क्वेश्चन तो निकाल रखा है। डू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया जाए उसके अकॉर्डिंग चलना है। यूजिंग स्लोप, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये कैसे चेक करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए, -2 3, दूसरा पॉइंट बी हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट है 8 -5, और तीसरा पॉइंट दिया इसके कोऑर्डिनेट है 5 4। ए बी और सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं या नहीं। अगर किसी एक मेथड से कोलिनियर प्रूव हो गए तो चाहे चारों मेथड से आप निकालो, पॉइंट कोलिनियर ही आएंगे। लेकिन यहाँ हमें स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना है। अभी क्या बताया मैंने कि 3 पॉइंट्स की हेल्प से 2 लाइन ड्रा कर लो। पॉइंट 3 है, लाइन 2 ड्रा कर रहा हूँ, एक पॉइंट कॉमन जरूर मिलेगा। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप -5 -3 -8, 8 -2 8 + 2 -4/5 आ गया।
स्लोप ऑफ BC निकाल लो, AC निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं BC निकालूं या AC निकालूं, मर्जी है तुम्हारी। 4 माइनस माइनस 5 9 और नीचे 5 माइनस 8 -3 AB और BC का स्लोप इक्वल नहीं है। स्लोप ऑफ AB not equal to slope of BC. Therefore, the lines are not parallel and hence the points are not collinear. मान लो अगर ये भी आपके पास -4/5 ही आ जाता तो मुझे आगे दो लाइन क्या लिखनी पड़ती। बाकी क्वेश्चन, बाकी पार्ट नहीं करा रहा हूं, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे।